जय हिंद, गुड इवनिंग। डॉक्टर अभिषेक हियर। और इस बैच में मेरी तरफ से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। आई होप कि मेरी आवाज़ अब खूब क्लियर आप तक पहुंच रही है, और वीडियो तो मैं देख ही पा रहा हूं कि वीडियो अच्छी खासी पहुंच रही है। तो आप लोग आराम से सेटल हो जाएं। आज की क्लास में ज़्यादा लोड नहीं लेना। हम लोगों को साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एरिया को एक बेसिक लेवल पे समझना है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एरिया बेसिकली क्या है, यूपीएससी के एग्जाम में क्या इंपॉर्टेंस रखता है, तैयारी कैसे करनी चाहिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, और हम लोग कैसे मिल करके साथ में तैयारी करेंगे। तो बस यही 4 चीज़ें डिस्कस करनी है। बहुत लंबी इंट्रोडक्शन नहीं होगी, लेकिन फिर भी 1 घंटे के लिए आप लोग मेंटली प्रिपेयर रहिए। नोटबुक और पेन को रेडी रखिए सो दैट कि वट एवर इंपॉर्टेंट कम्स योर वे आप उसको साथ साथ नोट भी करते जाएं। मेरे हाथ में ऐप है तो आई कैन सी योर कमेंट्स। और एक बार बस ऑडियो कंफर्म कर दीजिए कि मेरी ऑडियो आप लोगों को अच्छी आ रही है कि नहीं। हाँ, ऑडियो तो मुझे ठीक लग रही है कि ऑडियो इज गुड, राइट। तो आप सारे लोग मुझसे पहली बार पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मैं इस प्लेटफॉर्म पे पुराना हूँ और आप लोग इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं, तो मेरी तरफ से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहली बात तो क्या है कि द डिसीजन दैट यू हैव टेकन टू बी अ पार्ट ऑफ दिस प्लेटफॉर्म इज अ वेरी वाइज डिसीजन। बहुत वाइज डिसीजन है कि आप लोग इस प्लेटफॉर्म से अपनी सिविल सर्विस की तैयारी के लिए जुड़े हैं। इसलिए क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे एक्सपीरियंस लोग एक साथ आपको एक प्लेटफॉर्म पे, एक ऐप पे मिल जाएंगे। दूसरी बात है कि ये एक ऑनलाइन बैच है। तो ऑनलाइन बैच का मतलब ये है कि आप अपने घर पे रहते हुए या जहाँ भी आप हैं वहाँ पे रहते हुए आप इन बैचेस को अटेंड कर सकते हैं फ्रॉम द बेस्ट ऑफ द टीचर्स ऑफ दिल्ली। मैं डॉक्टर अभिषेक कुमार हूँ। पिछले 20 साल से साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंट पढ़ाता आ रहा हूँ। इन एरियाज़ के करंट अफेयर में भी काफ़ी रुचि है, तो इन एरियाज़ के करंट अफेयर को भी मैं पढ़ाता आ रहा हूँ। और हम लोग इस बैच में एक साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंट करेंगे। जब शेड्यूल में प्लान आएगा तब हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी और उसके बाद इन्वायरमेंट पे आएंगे। लेकिन आज की क्लास बेसिकली हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी एरिया से फेस टू फेस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एरिया से परिचित होने के लिए आज की क्लास हम लोग रख रहे हैं, ठीक है। आप लोग नए हैं इसलिए ज़रूरी है कि हर एरिया से, जीएस के हर मेजर एरिया से एक बेसिक लेवल पे आपका परिचय हो जाए। मैं मान के चल रहा हूँ कि आप सारे लोग फ्रेशर हैं इस बैच में, इसलिए मैं बिल्कुल एबीसी से ही शुरू करूँगा और हर चीज़ मैं मान के चलूँगा कि आपको नहीं पता है। ये मुमकिन है कि आपको बहुत सारी चीज़ें पता हों। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको नहीं पता, आपको पता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप दोबारा वही चीज़ मुझसे सुनेंगे तो कहीं ना कहीं आपके मन में वो आइडिया कंफर्म हो जाएगा कि हाँ, बात ऐसी ही है और हमें सही पता है। कई बार ऐसा भी होगा कि आपने यूट्यूब पर या किसी और ऑनलाइन सोर्स से किसी चीज़ की पिक्चर ऐसी बना रखी होगी जहाँ पे मेरा ओपिनियन अलग होगा, तो आप मेरी ओपिनियन को सुनेंगे तो हो सकता है कि आप जो अभी तक सोच करके बैठे हुए हैं उसमें करेक्शन की ज़रूरत हो तो करेक्शन भी कर लेंगे। और अप्रोच मेरा हमेशा यही रहेगा कि मैं सिर्फ आपको कंटेंट, टॉपिक ना पढ़ाऊं, बल्कि इन कंटेंट और टॉपिक को एग्जाम में यूज करना भी सिखाऊं, सो दैट कि इस कंटेंट, इस कॉन्सेप्ट के साथ आप एग्जाम में अपने लिए मार्क्स ला पाएं, चाहे वो प्रीलिम हो या मेंस हो, सो दैट कि हम लोग एग्जाम के हर हर्डल को, हर स्टेज को क्लियर करते हुए चले जाएं और फाइनली यूपीएससी, जो इंडिया की शायद सबसे मुश्किल एग्ज़ाम है, और अगर नहीं भी है तो कम से कम ऐसा बहुत लोग मानते हैं, तो इस एग्ज़ाम में फाइनली आप पास हो करके और फाइनल सिविल सर्विस की लिस्ट में अपना नाम पाएं। तो हम दोनों मिल करके इस दिशा में प्रयास करेंगे। प्रयास आपका भी होगा, आप एक्टिव लर्नर रहेंगे तो इन क्लासेस का, चाहे वो मेरी क्लास हो या कोई और क्लास हो, आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट तभी मिलेगा जब आप अपने टीचर से कहीं ज़्यादा मेहनत कर रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं टीचर और स्टूडेंट के बीच में ये कंपटीशन होनी चाहिए कि कौन ज़्यादा मेहनत कर सकता है। मेरे अंदर ये फीलिंग होनी चाहिए कि मैं अपने किसी भी स्टूडेंट से ज़्यादा मेहनत करके इस क्लास के लिए आऊँ, सो दैट कि आपको लेटेस्ट, बेस्ट और सिंपलेस्ट तरीके से दे पाऊँ। दूसरी तरफ आपको ये लगना चाहिए कि हमारे टीचर अगर इतना मेहनत कर रहे हैं तो मुझे तो एग्ज़ाम देना है, तो मेरी मेहनत तो टीचर से बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। और अगर हम दोनों इस जज्बे के साथ काम करेंगे तो यूपीएससी की जो जर्नी है ना, वो जर्नी बहुत शॉर्ट हो जाएगी।
और उस जर्नी को आप लोग स्मूथली क्रॉस करते चले जाएंगे। अभी सुनकर लग रहा होगा कि यूपीएससी की जर्नी और शॉर्ट, यूपीएससी की जर्नी और स्मूथ, लेकिन हर कुछ आपके एफर्ट, आपके इन्वॉल्वमेंट पे डिपेंड करेगा। और यह कोई थियोरेटिकल बात नहीं है। अगर आप एफर्ट और इन्वॉल्वमेंट के लेवल पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे तो आप मान के चलिए कि आप जो भी सोच के चल रहे हैं कि जितने वक्त में आपको यूपीएससी की तैयारी पूरी कर लेनी है, जितने वक्त में यूपीएससी की परीक्षा दे करके और हर स्टेज को क्लियर कर लेना है, आप उससे जल्दी कर लेंगे, प्रोवाइडेड कि आपका अटेंशन अनडाइल्यूटेड हो। अगर आपका अटेंशन डाइल्यूट होता है तो फिर उसकी कोई सीमा नहीं है। ये तैयारी आपसे 4 साल, 5 साल, 6 साल भी ले सकती है और फिर भी वैसी तैयारी आपको रिजल्ट नहीं देगी। तो ये एग्जाम ऑल और नन खोजती है। अगर आप अपना 100% देने के लिए तैयार हैं तो इस एग्जाम की तैयारी में आप जंप कर जाइए। अगर 100% से कम देने के लिए तैयार हैं तो ये एग्जाम आसानी ढूंढने वाले लोगों के लिए है नहीं। आप अपने मेहनत से इस एग्जाम को आसान बना सकते हैं, लेकिन अगर शुरू से ही आप शॉर्टकट ढूंढेंगे तो ये एग्जाम उन लोगों के लिए नहीं है। मैं डिस्करेज भी नहीं कर रहा। आप में से कई लोग होंगे जो जॉब कर रहे होंगे और जॉब के साथ साथ यूपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे। कई लोग होंगे जो अभी कॉलेज में ही पढ़ रहे होंगे और ऐसे बहुत बच्चे होंगे जो कॉलेज में पढ़ रहे होंगे। अगर आप कॉलेज में भी पढ़ते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं कि कॉलेज की पढ़ाई के बाद या अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब के बाद आपके पास जो समय है उस समय का इस्तेमाल आप कैसे करते हैं। बहुत पहले मेरे एक टीचर ने कहा था कि जब मैंने उनको ये बताने की कोशिश की कि सर हम रात में बस इतने ही घंटे सोते हैं, तो हमारे सर ने हमको कहा कि अभिषेक, रात में सोने से किसी भी स्टूडेंट का रिजल्ट नहीं रुका है। रिजल्ट रुकता है तो इसलिए क्योंकि वो दिन में जब जगा होता है तो उस टाइम का वो इस्तेमाल नहीं करता। तो आप भी सोचिएगा कि रात में सोने से, वो तो एक नेचुरल नीड है आपके बॉडी की। अगर आप 7 घंटे सोएंगे नहीं तो आप सीखेंगे क्या, उसको रिटेन कैसे करेंगे, उसको अप्लाई कैसे करेंगे, वो मुश्किल हो जाएगी। लेकिन आप जब जगे होते हैं तब आप अपने टाइम का इस्तेमाल कैसे करते हैं, वो आपके इस एग्जाम के आउटकम को डिसाइड करता है। ना कि हम 7 घंटे सो रहे हैं या बेशक आप 8 घंटे सो रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर आप अपने जगे हुए घंटों का अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। कम से कम अभी से, अगर आपके पास कोई और यूनिवर्सिटी का, कॉलेज का कोर्स नहीं है या फिर अगर आपके पास कोई भी जॉब नहीं है, तो आपको कम से कम 12 घंटे पढ़ने की जरूरत होनी चाहिए, जिसमें आपके कोचिंग के 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे की पढ़ाई शामिल है। अगर कोचिंग में 5 घंटे की क्लास होती है तो आपके पास 7 घंटे बचे हैं यूपीएससी की तैयारी के लिए। अगर कोचिंग में किसी दिन 2 ही घंटे की क्लास हुई तो आपके पास 10 घंटे बचे हैं स्वाध्याय के लिए। लेकिन दोनों को कंबाइन कर लीजिए और 12 घंटे आपको डेडिकेट करना पड़ेगा। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जितना ज्यादा समय दे सकते हैं उतना दीजिए और दिमाग में एक फ्लेक्सिबिलिटी लेके चलिए कि आपको हो सकता है कि एक से ज्यादा अटेम्प्ट लग जाए। हो सकता है कि 2024 के लिए इतना समय काफी ना हो, लेकिन 2025 के लिए इतना समय बहुत होगा। उस माइंडसेट के साथ अगर आप लगेंगे तो बिना बहुत ज्यादा स्ट्रेस लिए आप बहुत अच्छी तैयारी कर लेंगे। और हर साल हमने कम से कम 100 बच्चों को क्लियर करते हुए देखा है एज ए टीचर। और ये बच्चे हमेशा ही एक छोटा सा सिंपल सा प्लान बनाते हैं, लेकिन उस प्लान को इम्प्लीमेंट करने की उनके अंदर एक बहुत जबरदस्त एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिटर्मिनेशन होती है। प्लान ऑर्डिनरी होता है, लेकिन अगर उसको इम्प्लीमेंट करने का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिटर्मिनेशन हो तो वो फिर प्लान इम्प्लीमेंट हो ही जाता है। और सिंपलेस्ट प्लान को इम्प्लीमेंट कर लोगे तो यू विल सी द चेंजेस हैपनिंग। तो ये चीज बिठा के रख लो माइंड में, और तब हम लोग शुरू करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इंट्रोडक्शन की। ठीक है, तो अब आप सब लोग तैयार हो जाइए। और अब हम लोग शुरू करते हैं स्ट्रैटेजी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। तो बहुत ज्यादा यहां पर दिमाग नहीं लगाना है। अब आपकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन फिर भी एक परिचय की जरूरत है। तो हम लोग आज के डिस्कशन में क्या क्या देखने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं कि इस एरिया का इंपॉर्टेंस क्या है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी एरिया का हमारे एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम लोग वो देखेंगे।
फिर हम लोग देखेंगे कि रिसेंट ईयर्स में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ट्रेंड क्या रहा है, कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं और किन एरियाज से क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर थोड़ा सा हम लोग सिलेबस और उनके टॉपिक्स को एनालाइज करेंगे कि सिलेबस के जो टॉपिक्स हैं वो कैसे हैं, कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक कम इंपॉर्टेंट है, और क्या कुछ ऐसे भी टॉपिक हैं जिनसे यूपीएससी क्वेश्चन तो पूछता है लेकिन सिलेबस में मेंशन नहीं किया है, और आंसर है कि हाँ ऐसे भी टॉपिक हैं। फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की पढ़ाई कैसे करें और इसमें मेरा अप्रोच क्या रहेगा, क्योंकि आपकी पढ़ाई मेरे साथ ही हो रही होगी, तो मेरा अप्रोच क्या रहेगा सो दैट कि आप डे वन से क्लियर रहें कि अच्छा ऐसे अगर सर करा रहे हैं और सर ने कहा है कि पढ़ने का तरीका ये है तो मुझे अपने स्तर पर ये काम करना पड़ेगा। तो मैं आपको एकदम डिटेल में बताऊंगा कि आपको क्या पढ़ के रखना है, क्या मैं कराऊंगा और मेरे कराने के बाद आपको क्या किसी और सोर्स की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, वो सारी बातें हम लोग करते हैं अब। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ दिस एरिया, recent ट्रेंड्स, सिलेबस एंड टॉपिक एनालिसिस, हाउ टू स्टडी एंड माय अप्रोच। शुरू कीजिए। सबसे पहले इस एरिया के इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। तो अगर आप देखो तो यूपीएससी मेंस में बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते। ठीक है, यूपीएससी मेंस में इस एरिया से जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो जनरली 2 से 3 होते हैं। ठीक है, यूपीएससी मेंस में इस एरिया से 2 से 3 क्वेश्चन होते हैं। तो देख के लगता है कि अरे ये तो बहुत कम क्वेश्चंस हैं। कम क्वेश्चंस हो सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चंस ऐसे हैं कि अगर आप थोड़ी सी भी तैयारी कर लो तो ये क्वेश्चन एकदम आपके ग्रिप में रहते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा एनालिसिस की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है और अगर आपको राइट एग्जाम्पल पता है तो आप इस एरिया में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हैं। और यूपीएससी मेंस में जहाँ पर एक एक मार्क्स पे इतने ज़्यादा कैंडिडेट रुक जाते हैं, वहाँ पर एक एक मार्क्स के लिए लड़ना पड़ता है हम लोगों को। 30 से 40 मार्क्स का वेटेज है। जहां पर एक एक मार्क्स के लिए लोग लड़ते हैं वहां पे 30 से 40 मार्क्स का वेटेज काफी मायने रखता है। तो 30 से 40 मार्क्स के एरिया को आप अगर सीरियसली लें तो ये आपके लिए आसान बन जाएगा, क्योंकि अभी मैंने क्या बोला कि यहां पर 2 मेन रिक्वायरमेंट्स हैं। यहां पर 2 मेन रिक्वायरमेंट्स हैं। पहली जो रिक्वायरमेंट है वो है क्लियर कॉन्सेप्ट्स की। इस एरिया में रट्टा नहीं लगाना आपको, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहने चाहिए। हम लोग जब डिस्कस करेंगे तो किसी भी टॉपिक पर कॉन्सेप्ट पे बहुत ज्यादा फोकस होगा। कोई भी टेक्नोलॉजी है तो बहुत डीप में नहीं जाएंगे। ऐसा नहीं है कि उस टेक्नोलॉजी का आपको इंजीनियर बन जाना है, नॉट एट ऑल। लेकिन हम लोगों को ये समझ जरूर होनी चाहिए कि ये काम कैसे करता है, हाउ डज इट वर्क, इस टेक्नोलॉजी का बेसिस क्या है, और ये टेक्नोलॉजी अगर हमारे लिए यूजफुल है तो किस तरह से ये टेक्नोलॉजी यूजफुल होगी, किस किस एरिया में यूजफुल होगी, और उसका बेसिस आपको जरूर पता होना चाहिए। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उन वो आपको एकदम क्लियर होने चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट का मतलब होता है यहाँ पे किसी भी टेक्नोलॉजी का जो साइंस पार्ट है, या जिसको आप कह लीजिए कि साइंटिफिक बेसिक्स जिसको हम कहते हैं, साइंटिफिक बेसिस, वो आपका पार्ट बिल्कुल बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग जो आपकी कोशिश होनी चाहिए। और जो दूसरी कोशिश आपकी होगी वो होगी राइट एग्जाम्पल। हर चीज का एग्जाम्पल होता है। मान लो अगर मैं कहता हूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से जॉब्स का लॉस होगा, तो मेरे पास किस सेक्टर का एग्जाम्पल है जहां पे जॉब्स का लॉस होगा, और मुझे यह बताना चाहिए कि क्यों इस सेक्टर में जॉब्स का लॉस होगा जबकि दूसरे सेक्टर में जॉब का लॉस नहीं होगा। इसी तरह से अगर मैं कहता हूं कि बायोटेक्नोलॉजी में आरएनए बेस्ड वैक्सीन बनते हैं, तो मुझे एग्जाम्पल देना पड़ेगा कि आरएनए बेस्ड कुछ ऐसे वैक्सीन जो हाल फिलहाल में न्यूज में रहे हों वो कौन से वैक्सीन रहे हैं। सो एग्जाम्पल और कॉन्सेप्ट अगर आपके पास है तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपके ग्रिप में है। दोनों ही चीजें हम लोग हमारी क्लासेस में डिस्कस करेंगे जब मेरी क्लासेस की बारी आएगी।
प्रीलिम को देखो तो पिछले 4-5 साल का जो एवरेज रहा है वो 7 से 10 क्वेश्चन का रहा है। प्रीलिम्स में 7 से 10 क्वेश्चन का एवरेज रहा है। दैट बेसिकली मीन्स कि 14 टू 20 मार्क्स का एवरेज रहा है, और 14 टू 20 मार्क्स काफी होते हैं। प्रीलिम में जहां पे कट ऑफ 80 टू 90 के बीच में जाएगा, वहां पर अगर कोई एरिया आपको कंसिस्टेंटली 14 से 20 मार्क्स दे रहा है और पिछले 5 साल से दे रहा है, ये ट्रेंड बदला नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, सबसे इंटरेस्टिंग बात, कि जो लोग भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी को फैक्चुअल समझ करके तैयारी करते हैं, उनकी तैयारी ही गलत फ्रेम पर है। दे आर नॉट प्रिपेयरिंग इन द राइट डायरेक्शन। अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तैयारी करनी है तो सबसे पहला काम यह करना होगा कि प्रीलिम्स और मेंस के बीच की आपको दीवार तोड़ देनी होगी। ये वो एरिया है जहां पर दोनों की आप इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन कर सकते हो। प्रीलिम्स में भी कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल्स, अगर ये दो चीज क्लियर हैं, आप कर डालोगे अपने क्वेश्चन को। ज्यादातर लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या करते हैं कि वो सिर्फ एप्लीकेशन को याद रखने की कोशिश करते हैं कि ये एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन, और एक आधा एग्जाम्पल याद करने की कोशिश करते हैं। जैसे ही क्वेश्चन उन एग्जाम्पल से हटके आ जाता है, हम लोग फंस जाते हैं। लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट को समझे हुए हो, मान लो कि लास्ट ईयर के पीटी में एक ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी पर क्वेश्चन था। अगर आप ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी को समझते हो कि ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी क्या है, ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी के बेनिफिट्स क्या हैं, गवर्नमेंट्स के पास क्या वो रीजन है जिसकी वजह से वो ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी को अब अडॉप्ट कर रहे हैं, अगर आप इतना समझ जाओगे तो आपके लिए बहुत आसान होगा कि आप ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस को आइडेंटिफाई कर लोगे। और अगर आपने कॉन्सेप्ट पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि कई लोग हैं हु विल वांट यू टू बिलीव कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपको साइंटिफिक बेसिस नहीं समझना, वो आपको इस तरह का यकीन दिलाएंगे कि आपको उसकी जरूरत नहीं है, बट आप उनकी मत सुनिए। सीधी सी बात है कि एक बेसिक लेवल पे आपको हर चीज की साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जिस तरह के पीटी में क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल के लिए दिखा सकता था और दिखाऊंगा जब क्लासेस हमारी शुरू होंगी तो, लेकिन मोटे तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रीलिम में भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अच्छा स्कोर करने के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम लोग कॉन्सेप्ट को प्रायोरिटाइज करें। टॉप लेवल पे हमें कॉन्सेप्ट को ही प्रायोरिटाइज करना है, उसके बाद ही हम एग्जाम्पल के लेवल पे आएंगे। और अभी जब आगे टॉपिक्स की लिस्ट आएगी तो आप देखेंगे। तो ये हो गई एग्जाम में इंपॉर्टेंस की बात, ठीक है, कि मेंस में ये पेपर 3 का हिस्सा है। मेंस में इट इज अ पार्ट ऑफ पेपर 3। पेपर 3 में क्या क्या है? तो पेपर 3 में इंडियन इकोनॉमी है, पेपर 3 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, पेपर 3 में ही एनवायरमेंट है, पेपर 3 में डिजास्टर मैनेजमेंट है, और पेपर 3 में इंटरनल सिक्योरिटी है। ये एरियाज हैं पेपर 3 के। इसमें सबसे बड़ा एरिया इंडियन इकोनॉमी का है और बाकी सारे एरियाज में दो दो क्वेश्चन बटे हुए रहते हैं। तो ये है हमारा मोर और लेस पेपर 3 का प्लान, जहां पे साइंस एंड टेक है। और प्रीलिम में जनरल साइंस करके मेंशन है, लेकिन क्वेश्चन हमेशा टेक्नोलॉजी से आते हैं और उन क्वेश्चंस का नंबर 7 टू 10 होता है। किस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में? आप में से कितने लोगों ने क्वेश्चन पेपर देखा है प्रीलिम का और मेंस का? एक बार जरा मुझे चैट पर बताइए कि हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन द क्वेश्चन पेपर ऑफ प्रीलिम एंड मेंस? नहीं देखा है, कुछ लोगों ने ही देखा है, ठीक है, बाकी लोगों ने नहीं देखा है। कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो हम लोग जब साइंस एंड टेक को प्रॉपर शुरू करेंगे तो सबसे पहले एक दिन हम लोग क्वेश्चन की एनालिसिस कर लेंगे, देखते हैं कि पीटी में किस तरह के, किस डेप्थ के क्वेश्चन आते हैं। फिर आपने भी स्कूल के दिनों में थोड़ी साइंस तो पढ़ी होगी, 9-10 तक तो सब लोग साइंस पढ़ते हैं। तो आप देखिए कि
वो क्वेश्चन आपके लिए कितने टफ होते हैं या कितने क्वेश्चन आपको इजी लगते हैं। मैं 2022-23 के प्रीलिम के क्वेश्चन पेपर ले आऊंगा आपके लिए, आप जरा उसको एक नज़र देखिएगा। और मेंस में भी हम 2022, और अगर जब मेरी क्लास लगती है अगर तब तक 2023 का मेंस एग्जाम हो चुका होता है तो 2023 का भी मेंस का हम पेपर लेते आएंगे, बैठ करके एनालाइज करेंगे, सो दैट कि डे 1 को ही ये क्लियर हो जाए कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन का लेवल क्या होता है। लेकिन आप यूपीएससी को एक चीज के लिए हमेशा ही मान सकते हैं कि यूपीएससी हमेशा ही अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन पूछता है, कभी भी सुपरफिशियल क्वेश्चन यूपीएससी नहीं पूछता। यूपीएससी हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछता, लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछने में कभी भी कोई संकोच नहीं करता। तो क्वेश्चन हमेशा ही बहुत कॉन्सेप्चुअल होंगे यूपीएससी के, और इन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के लिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग मेंटली उस चीज के लिए प्रिपेयर अभी से ही हो जाएं कि कॉन्सेप्ट बहुत हाई लेवल पे हमारे बनने चाहिए। वेल, अब आगे चलते हैं। ये हो गया इंपॉर्टेंस। हाल के ट्रेंड्स को देख करके हम लोगों को क्या लगता है? तो हाल के ट्रेंड को देख करके सबसे पहली बात यह समझ में आती है कि जो जनरल साइंस है, कोर साइंस जो है, कोर साइंस से क्वेश्चन आने बंद हो गए हैं यूपीएससी में। स्टेट एग्जाम में कोर साइंस से क्वेश्चन आते हैं। आज भी स्टेट एग्जाम के लिए आपको कम से कम 9th-10th के स्टैंडर्ड का एनसीईआरटी या 9th-10th स्टैंडर्ड की कोई भी एनसीईआरटी के सिलेबस के हिसाब से लिखी हुई बुक जनरल साइंस के लिए आपको पढ़नी पड़ेगी। उस लेवल पे जितनी फिजिक्स, जितनी केमिस्ट्री, जितनी बायोलॉजी लिखी होती है वो सब आपको अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि अगर वो आपको नहीं आता तो आप स्टेट लेवल के प्रीलिम में कई क्वेश्चन को सॉल्व करने से रह जाएंगे। लेकिन अगर हम लोग यूपीएससी की बात करें, और ये बैच यूपीएससी का बैच है, तो अगर हम यूपीएससी की बात करें तो जनरल साइंस से आने वाले क्वेश्चन लगभग 0 हो चुके हैं, वहां से क्वेश्चन नहीं आते। साइंटिफिक कोर से अगर कोई क्वेश्चन आता भी है तो वो इसलिए आता है क्योंकि वो करंट से रिलेटेड है। अगर वो करंट से रिलेटेड ना होता तो वो क्वेश्चन नहीं आने वाले थे। इस चीज को लेकर के आप श्योर हो जाएं। तो एक चीज तो हमें समझ में आ गई कि अगर हम क्वेश्चंस की बात करते हैं तो क्वेश्चन जो हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हैं वो एक्चुअली टेक्नोलॉजी से हैं और कोर साइंस से नहीं है। तो एक तो प्रायोरिटी ये क्लियर हो गई। दूसरी बात जो उसी का एक आउटकम है, उसी का रिजल्ट है, वो ये है कि ज्यादातर फोकस टेक्नोलॉजी पर है। जो भी रीसेंट टेक्नोलॉजी है, चाहे वो वैक्सीन की टेक्नोलॉजी हो, ह्यूमन इम्यूनिटी की बात हो, कोर साइंस में जाकर ह्यूमन इम्यूनिटी की बातें पूछी गई हैं। तो इसलिए पूछा गया क्योंकि जब हम लोग बात कर रहे थे कोरोना वायरस डिजीज की तो उस समय हर कोई इम्यूनिटी की बात कर रहा था। तो अगर वैसे दौर में यूपीएससी आपसे ह्यूमन इम्यूनिटी के बारे में 2 सवाल पूछ लेता है तो वो जनरल साइंस का क्वेश्चन नहीं है, वो कोरोना वायरस के पैंडेमिक के रिलेशन में, उस संदर्भ में आपसे पूछा गया था। सो ये चीज आप क्लियर रखिएगा। फिर क्या है कि डे टू डे जो टेक्नोलॉजी होती है, तो डे टू डे टेक्नोलॉजी के एरिया के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। डे टू डे टेक्नोलॉजी, दैट विल मीन कि आज की डेट में हमारे पास बहुत सारे कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैं। तो क्या आप कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को लेकर के एकदम से क्लियर हैं? क्या आपको ये साइंटिफिक बेसिस पता है कि हमारे डे टू डे लाइफ में कितने तरीके से नैनो टेक्नोलॉजी शामिल हो चुका है? क्या हमारे डिजिटल डिस्प्लेज में नैनो टेक्नोलॉजी है या नहीं है? हमारे बहुत सारे डे टू डे यूज के स्पोर्ट्स गुड्स में, कार के कंपोनेंट में, वगैरह वगैरह में नैनो टेक्नोलॉजी है या नहीं है? नैनो मेडिसिन क्या ऑलरेडी एक रियलिटी है कि नहीं, और अगर है तो किस फील्ड में नैनो मेडिसिन एक रियलिटी है? तो ये सब डे टू डे टेक्नोलॉजी है। हो सकता है कि हम और आप डे टू डे लेवल पे उसका अनुभव नहीं कर रहे हों, लेकिन कम से कम डेवलप्ड कंट्रीज में डे टू डे लेवल पे उसका लोग अब अनुभव कर रहे हैं। ठीक है, डे टू डे लेवल पर लोग उसका अनुभव कर रहे हैं। सो द पॉइंट इज कि डे टू डे टेक्नोलॉजी पर काफी बल है। और दूसरा कि करंट के प्रति एक बहुत क्लियर रुझान दिखता है। करंट एरियाज के प्रति एक बहुत बहुत क्लियर एक रुझान दिखता है। जो करंट बेस्ड चीजें हैं वो आपसे बार बार एग्जाम में पूछी जाएंगे। तो कैसे पढ़ें मैं आपको बताने जा रहा हूं
कि क्यों न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत जरूरी है आपके लिए, राइट। अच्छा, और एक बात और मैं बता दूं कि मैं टेक्निकल क्वेश्चंस का जवाब नहीं दे पाऊंगा चैट में। तो अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं कि लैपटॉप में चल जाएगी या नहीं चल जाएगी, तो उसका जवाब मेरे पास नहीं होगा, उसका जवाब आपको सपोर्ट टीम से लेना पड़ेगा, ठीक है। आई विल बी एबल टू आंसर जितने सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन हैं, जितने प्रिपरेशन रिलेटेड क्वेश्चन हैं, वो लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन लूंगा और मैं उन सारे क्वेश्चंस का आंसर आपके लिए करूंगा। लेकिन टेक्निकल सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं होगा, शेड्यूल से रिलेटेड मेरे पास कोई जवाब नहीं होगा कि ये एरिया कब शुरू होगा, ये एरिया कब शुरू होगा। लेकिन आप एक चीज को लेकर के अश्योर्ड रहें कि हर एरिया ही होगा और शेड्यूल बनेगा तो वो आपके और एग्जाम के हिसाब से ही बनेगा। ऐसा नहीं है कि शेड्यूल हम लोग बिल्कुल अपनी मर्जी से बनाते हैं। शेड्यूल एग्जाम को ध्यान में रखते हुए और आपकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ही बनेगा। तो शेड्यूल अभी फाइनलाइज हो रहा है, लेकिन शेड्यूल जल्दी ही आप लोगों के पोर्टल पे अपलोड हो जाएगा। आगे चलिए। तो ये चीज तो अब समझ में आ गया कि हमें किन ट्रेंड्स का ध्यान रखना है। अब अगर हम सिलेबस की बात करें तो प्रीलिम में तो ऐसे ही लास्ट के टॉपिक में लिखा हुआ है सामान्य विज्ञान, ठीक है। तो प्रीलिम में बस ऐसे ही लिख दिया गया है सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस इंग्लिश में जिसको कहते हैं, ठीक है। तो ये जो जनरल साइंस का एरिया है ना, जहां पे बेसिक साइंस की बात होती है, तो बेसिक साइंस आपसे पूछा नहीं जाता। अगर हम डायरेक्ट क्वेश्चंस की बात करें तो बेसिक साइंस प्रीलिम में पूछा नहीं जाता, ठीक है। बेसिक साइंस के क्वेश्चन नहीं आते। तो आता किस चीज पे क्वेश्चन है? क्वेश्चन आता है टेक्नोलॉजी पे। टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है? प्रौद्योगिकी। अगर आप 2020 के क्वेश्चन पेपर को देखें, 21 के क्वेश्चन पेपर को देखें, 22 के क्वेश्चन को देखें, 23 के क्वेश्चन पेपर को देखें, बात हो रही है हमारे प्रीलिम एग्जाम की। आप इन चारों साल के क्वेश्चन पेपर को उठा के देख लो, आप पहली चीज जो पाओगे कि जनरल साइंस के क्वेश्चन नहीं है, और जो क्वेश्चन हैं वो करंट को लेकर के थे। अगर इस रिसेप्टर को लेकर पूछा है तो ऐसा नहीं है कि वो सेल बायोलॉजी आपको पढ़ने के लिए कह रहा है, वो एस रिसेप्टर इसलिए पूछा है क्योंकि एस 2 रिसेप्टर वाले ही सेल पर कोरोना वायरस का सबसे तेजी से अटैक होता है, इसलिए पूछा था, ठीक है। तो बेसिक साइंस से नहीं पूछता, टेक्नोलॉजी से पूछता है। और अगर पूछेगा तो क्या पूछेगा? बेसिक साइंस रिलेटेड टू करंट। करंट से रिलेटेड जो बेसिक साइंस है उस पर आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो करंट के साथ साथ जो कुछ भी न्यूज में है, जो कुछ भी न्यूज में है उसका बेसिक साइंस क्या है वो आपको जरूर से पता होना चाहिए। अब मान लो कि दुनिया में कहीं पे ऑयल स्पिल की घटना होती है। ऑयल स्पिल का मतलब है कि पेट्रोलियम ऑयल टैंकर में था और वो पेट्रोलियम ऑयल टैंकर से बह करके और आसपास के एरिया में फैल गया। ये एनवायरमेंट के नजरिए से काफी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। ऑयल स्पिल को कंट्रोल करने के केमिकल तरीके भी हैं, ऑयल स्पिल को कंट्रोल करने के फिजिकल तरीके भी हैं, और इसके बायो रेमेडिएशन के तरीके भी हैं। बायो रेमेडिएशन का मतलब है कि बैक्टीरिया वगैरह के हेल्प से भी हम ऑयल स्पिल को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। अब यहां पर मामला यह है कि जब हम बैक्टीरिया की मदद से करते हैं तो क्या आपको पता है कि बैक्टीरिया के अंदर वो क्या प्रोसेस चलती है जिससे कि वो ऑयल को यूटिलाइज कर पाता है? तो वो बेसिक आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि वहां से यूपीएससी आपसे एक क्वेश्चन पूछ ले। तो करंट रिलेटेड जो साइंटिफिक बेसिक्स हैं वहां से क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो ट्रेडिशनल बेसिक साइंस है, ट्रेडिशनल बेसिक साइंस के क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे एग्जाम में। क्लियर? अब आते हैं मेंस के सिलेबस पे। मेंस का सिलेबस थोड़ा सा ब्रॉड है। मेंस के सिलेबस में टॉपिक्स दिए हुए हैं और कई ऐसे टॉपिक हैं जहां पे सिलेबस में वो टॉपिक मेंशन नहीं है लेकिन उससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो मेंस को हमें थोड़ा सा अब बारीकी से देखना पड़ेगा। अब ये देखो मेंस का सिलेबस है, एक तरफ इंग्लिश में है, एक तरफ हिंदी में है।
हिंदी वाले को मैं एक बार बता देता हूं। सबसे पहला है दैनिक जीवन में विज्ञान। सबसे पहला है दैनिक जीवन में विज्ञान। ओके, सो डे टू डे लाइफ में जो साइंटिफिक एस्पेक्ट आपको अफेक्ट करती हैं उनका आपको बेसिस पता होना चाहिए, एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए। इन द पास्ट माइक्रोवेव कैसे काम करता है उस पर क्वेश्चन आया हुआ है। ब्लू रे डिस्क क्या होते हैं उस पर क्वेश्चन आया हुआ है। मोबाइल टेलीफोनी के जो अलग अलग जनरेशन हैं उस पर क्वेश्चन आया हुआ है। ये सारे के सारे डे टू डे साइंस के कायदे में आते हैं, कैटेगरी में आते हैं। फिर उसका एप्लीकेशन क्या है और उसका हमारे डे टू डे लाइफ पर इंपैक्ट क्या है। एलईडी पे क्वेश्चन पूछा हुआ है तो हमारे डे टू डे लाइफ पर उसका बहुत क्लियर इंपैक्ट है। दूसरा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में भारतीयों की उपलब्धियां। हमारे देश में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत वेल डेवलप्ड है। अब अगर एक एग्जांपल दूं तो जो जीन उपचार होता है जिसको हम जीन थेरेपी कहते हैं, तो जीन उपचार के फील्ड में इंडिया एशिया में नंबर 3 पे आता है। एशिया में आज की डेट में अभी हाल तक नंबर 2 पे था, लेकिन इस फील्ड में चाइना ने बहुत तेजी से आगे बढ़त ली है। एक वक्त था कि जापान के बाद इंडिया में सबसे ज्यादा जीन थेरेपी का रिसर्च हो रहा था, जीन थेरेपी के ऊपर लैब्स में काम हो रहे थे वगैरह वगैरह। लेकिन आज की डेट में अगर आप देखो तो आप देखोगे कि चाइना थोड़ा सा आगे बढ़ गया है, चाइना जापान से भी आगे बढ़ गया है। लेकिन आज भी एशिया में आज भी अगर आप एशिया की बात करो तो एशिया में इंडिया का स्थान तीसरा है। और याद रहे कि एशिया में बहुत ऐसे कंट्री हैं जहां पर इनकम लेवल इज मच मोर देन इंडिया। सिंगापुर को ले लो, इंडिया से ज्यादा इनकम है। मलेशिया को ले लो, इंडिया से ज्यादा इनकम है। आप ताइवान को ले लो, इंडिया से ज्यादा इनकम है। वेस्ट एशिया के कंट्रीज को ले लो, दुबई अमीरात को ले लो, यूनाइटेड अरब अमीरात को ले लो, सऊदी अरेबिया को ले लो, सबका इनकम लेवल इंडिया से ज्यादा है। लेकिन इंडिया तीसरे लेवल पर है पूरे एशिया में जीन थेरेपी के फील्ड में। तो इंडियंस ने क्या अचीव किया है? आपको पता है कि एआई के फील्ड में जो आज की डेट में सबसे क्रांतिकारी कंपनी है वो उसका नाम क्या है? आप में से कितने लोगों को पता है कि एआई के फील्ड में एआई के फील्ड में जो सबसे क्रांतिकारी कंपनी है, जो जिसने आज एआई को हर व्यक्ति की जुबान पे ला दिया, उस कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का नाम बताओ। ओपन एआई, दैट्स द करेक्ट आंसर। ओपन एआई। कहां रहते हो? कौन मुझे माइक्रोसॉफ्ट कह रहा है? माइक्रोसॉफ्ट ने इन्वेस्ट किया है ओपन एआई में, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी नहीं है वो, उसने बहुत कम किया है। बहरहाल, सो कंपनी का नाम है ओपन एआई। आज जाके आप गूगल सर्च करना कि ओपन एआई का सीटीओ कौन है, जाके सर्च करना और फिर आपको दिखेगा भारतीयों की उपलब्धियों के बारे में। सो ओपन एआई का चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर एक इंडियन है। फाउंडर को पूरी दुनिया में रिकॉग्निशन मिली है, सैम ऑल्टमैन की बात कर रहे हैं हम लोग। तो फाउंडर को तो पूरी दुनिया में मिल गई, ठीक है, लेकिन इसका चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर इज एन इंडियन। अब सोच के देखो। तो सिलेबस का यह पॉइंट बिल्कुल नहीं कह रहा है कि सिर्फ उन्हीं भारतीयों की उपलब्धियां आपको करनी है जो भारत में रह रहे हैं। ये भारतीय कहीं भी रह सकते हैं, ये यूएसए में रह सकते हैं, ये कनाडा में रह सकते हैं, ये दुनिया में कहीं भी रह सकते हैं। लेकिन अगर वो भारतीय हैं और टेक्नोलॉजी के फील्ड में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उन सारी उपलब्धियों के बारे में आपको जानना चाहिए और उसके पीछे कौन भारतीय है। हालांकि इस पे क्वेश्चन बहुत कम आए हैं, लेकिन अगर आपको ये नॉलेज होती है तो आप अपने एग्जाम में, इंटरव्यू में भी आप इन एग्जाम्पल्स का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए।
उसके बाद है प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण। बहुत सारी इंटरनेशनल टेक्नोलॉजीज हैं जिनको इंडिया के साइंटिस्ट ने इंडिया के हिसाब से इंप्रूव किया है। एक ऐसी ही टेक्नोलॉजी है क्लोनिंग, ठीक है, एक ऐसी ही टेक्नोलॉजी है जिसको हम कहते हैं क्लोनिंग। बायोटेक्नोलॉजी की एक बहुत क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी है जिसमें किसी भी एक जीव का एग्जैक्ट हूबहू हम जेनेटिक प्रतिरूप बना सकते हैं, हूबहू, जो जेनेटिक लेवल पर, आनुवांशिक लेवल पे बिल्कुल उसकी कॉपी हो, बिल्कुल उसकी कॉपी हो, इसको क्लोनिंग कहते हैं। तो मॉडर्न क्लोनिंग इंग्लैंड के कुछ साइंटिस्ट ने डेवलप किया, ठीक है, मॉडर्न क्लोनिंग इंग्लैंड के कुछ साइंटिस्ट ने डेवलप किया। और क्लोनिंग की ये जो टेक्नोलॉजी है उसको इंडिया में एनडीआरआई, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट ने क्लोनिंग के उस टेक्निक को इंडिया के हिसाब से इंप्रूव किया और एक टेक्नोलॉजी डेवलप की जिसको हम कहते हैं हैंड हेल्ड क्लोनिंग। हैंड हेल्ड क्लोनिंग, इसके बारे में आगे बताऊंगा। तो ये है प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण, कि हमने इंडिया के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से उस टेक्नोलॉजी को इंप्रूव किया। कई सारी टेक्नोलॉजी हैं जो इंडिया में डेवलप हुई हैं और उनको दुनिया के आज की डेट में कटिंग एज टेक्नोलॉजी के रूप में मान्यता मिली हुई है कि ये दुनिया के चंद बेहतरीन टेक्नोलॉजी में से, जो कि आगे के वक्त में हमारे डे टू डे लाइफ को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेंगे, उन चंद बेहतरीन टेक्नोलॉजी में से एक है। एग्जाम्पल दे दूं आपको, हर चीज का एग्जाम्पल तो होना ही चाहिए। यूपीआई, यूपीआई जैसा सिस्टम जिसको वर्ल्ड में सबसे पहली बार इंडिया ने डेवलप किया, यूपीआई जैसा सिस्टम दुनिया के किसी भी डेवलप्ड कंट्री के पास, चाहे अमेरिका हो, चाहे कोई भी यूरोपियन कंट्री हो, या जापान हो, या चाइना हो, यूपीआई जैसा स्मूथ सिस्टम जब इंडिया ने डेवलप किया था किसी के पास नहीं था। आज यूपीआई के इंटरफेस को लेकर के जो मेजर क्रेडिट कार्ड कंपनीज हैं, वीजा, मास्टर और अमेरिकन एक्सप्रेस, उनकी सबसे ज्यादा चिंता यही है कि उनका बिजनेस बचेगा कैसे यूपीआई की वजह से। और इंडिया में ऑलरेडी इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड का चलन कम हो रहा है। अगर आप डेटा को उठा के देखें तो जब से यूपीआई आया है उसके बाद से क्रेडिट कार्ड के इशू के रेट में कमी क्यों आई है। तो ये है यूपीआई का इम्पैक्ट, ये है यूपीआई का इम्पैक्ट। तो वो कहां से हो रहा है? वो ऑब्वियसली स्वदेशी टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ या बाहर की टेक्नोलॉजी का हमने स्वदेशीकरण कर दिया। तो हमने एक देखा बाहर की टेक्नोलॉजी का स्वदेशीकरण, और ये सिर्फ एनडीआई करनाल ने नहीं किया है, एक और यूनिवर्सिटी है जिसको हम कहते हैं SKUAST, शेरे कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये जेएनके में है, श्रीनगर में है, और वहां के साइंटिस्ट ने भी क्लोनिंग की एक जबरदस्त नई टेक्निक डेवलप की है, और वो भी वही इंटरनेशनल क्लोनिंग की जो टेक्निक थी जो इयान विल्मट ने डेवलप की थी उसी को मॉडिफाई करके। तो ये है टेक्नोलॉजी का स्वदेशीकरण। और हमारे देश का टेक्नोलॉजी ऐसे भी कोई बहुत पीछे तो है नहीं। अब एक और एग्जांपल आपको दे देते हैं जिससे कि आप लोग एकदम क्लियर हो जाए। तो नेविगेशन की टेक्नोलॉजी, एक वक्त था जब नेविगेशन की टेक्नोलॉजी, जिसको जीपीएस कहते हैं, जिस पे गूगल मैप चलता है वगैरह, तो एक जमाना था कि जब ये टेक्नोलॉजी सिर्फ और सिर्फ यूएसए के पास थी, और जिसको हम जीपीएस कहते हैं वो अमेरिकन नेविगेशन सैटेलाइट का एक सिस्टम है जिसको हम कहते हैं ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, और उससे बहुत एक्यूरेट लोकेशन का अंदाजा चलता है। तो इंडिया काफी वक्त तक जीपीएस का इस्तेमाल करता रहा, लेकिन यूएसए ने इराक वॉर के दौरान, यूएसए ने इराक वॉर के दौरान जीपीएस के सिग्नल्स का जो ये था, अवेलेबिलिटी था, उसने इराक के लिए अवेलेबल नहीं कराया। अब एयरफोर्स की लड़ाई चल रही है, सोच के देखो, एयरफोर्स की लड़ाई चल रही है और जीपीएस के सिग्नल को उस रीजन में
यूएसए ने क्या किया, एनक्रिप्ट कर दिया कि इराकी एयरफोर्स के पास जो जीपीएस का सिग्नल था, अब वो उसको डिकोड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। और अमेरिकन के पास उनका डिक्रिप्ट कोड था। एनक्रिप्ट का मतलब होता है कि उसको कोड से लॉक कर देना, एक तरह से समझो पासवर्ड से लॉक कर देना। अब इराक के साथ लड़ाई चल रही थी, तो ऑब्वियसली इराक को तो ये वो कोड देंगे नहीं। अमेरिकन एयरफोर्स के पास डिक्रिप्ट का कोड था। तो नतीजा क्या होता है, नतीजा ये होता है कि इराक का एयरफोर्स पूरी तरह से ग्राउंड हो गया, क्योंकि उनको नेविगेशन का अंदाजा नहीं चल रहा था। बहुत छोटा सा एग्जांपल है। इंडिया ने तभी डिसाइड कर लिया कि हमारे पास अपना नेविगेशन का सिस्टम होना चाहिए, जबकि यूएसए के साथ हमारा फ्रेंडली रिलेशन था। रशिया के पास ग्लोनास नाम का ऐसा ही सिस्टम है, जो कि नेविगेशन का सिस्टम है, रशिया हमें देने के लिए तैयार। यूरोपियन यूनियन के पास गैलीलियो है, वो देने के लिए तैयार। लेकिन इंडिया ने डिसाइड किया कि नहीं, वी हैव टू मेक इट आवर ओन। हमने डेवलप किया, और डेवलप ही नहीं किया, 2015 से उसको हमने ऑर्बिट में डालना शुरू किया। हमारे सिस्टम को नाविक कहते हैं, और हमारे सैटेलाइट को इंडियन रीजनल नेविगेशन सिस्टम ऑफ सैटेलाइट्स, IRNSS कहते हैं, है ना। तो कैसे ये हमने किया, बाय डेवलपिंग इंडियन टेक्नोलॉजी। तो बहुत सारी चीजें हैं। हमारा जो स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, इसरो वर्ल्ड के लीडिंग स्पेस ऑर्गेनाइजेशन में से एक है। जब आपको स्पेस टेक्नोलॉजी बताऊंगा तो आपको सुनकर के बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, एक बात मैं बता दूं कि मैं इंग्लिश में बीच बीच में बोल रहा हूं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि मैं हिंदी में नहीं बोल रहा हूं। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मैं कुछ इंग्लिश में बोल भी रहा हूं, तो या तो मैं पहले उसको ट्रांसलेट कर दे रहा हूं, या बाद में ट्रांसलेट कर दे रहा हूं। ये बिल्कुल ऐसा नहीं हो रहा है कि मैं कुछ भी इंग्लिश में बोल दूं, ठीक है ना, और उसकी हिंदी ना बताऊं आप लोगों को। मुझे पता है कि ये बाइलिंगुअल बैच है, और इसमें बहुत बड़ी संख्या में बच्चे हिंदी मीडियम से हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन जो बच्चे बाइलिंगुअल में कंफर्टेबल हैं, तो उनके लिए कुछ बातें मैं इंग्लिश में भी बता देता हूं, सो दैट कि उनका भी फ्लो बना रहे। लेकिन मेरी कोशिश ही नहीं, बल्कि मैं ये इंश्योर करूंगा कि आप में से कोई भी किसी भी चीज से अछूता ना रहे, किसी भी चीज से वंचित ना रहे। तो बी श्योर अबाउट इट, ठीक है। आप इस चीज को लेकर के एकदम निश्चिंत रहो, वो मेरी जिम्मेदारी है। तो काफी सारे एग्जाम्पल दे दिया ना प्रौद्योगिकी के स्वदेशीकरण का, और इंडिया में नई प्रौद्योगिकी के विकास का। तो नई प्रौद्योगिकी के विकास का मतलब क्या हुआ? नई प्रौद्योगिकी के विकास में सबसे पहले तो यूपीआई ही हो गया, क्योंकि जब यूपीआई आया था तो पूरे वर्ल्ड में कहीं भी यूपीआई जैसी कोई चीज नहीं थी। आज हमारे पास यूपीआई है, और बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज यूपीआई की टेक्नोलॉजी इंडिया से ले रहे हैं। तो ये क्या हुआ? ये नई टेक्नोलॉजी का विकास हुआ। और कई सारे पुराने टेक्नोलॉजी को भी हम नए चैलेंजेस के लिए अप्लाई करते हैं। कोवैक्सीन क्या था? कोविशील्ड की बात नहीं कर रहा, कोवैक्सीन की बात कर रहा हूं। कोवैक्सीन क्या था? कोवैक्सीन जो है पूरी तरह से इंडिया में डेवलप्ड, पूरी तरह से इंडिया में डेवलप्ड कोरोना वायरस का वैक्सीन था। कोविशील्ड तो चलो कि एक यूरोपियन कंपनी थी एस्ट्राजेनेका, उन्होंने डेवलप किया कोविशील्ड। इंडिया में सिर्फ उसका मैन्युफैक्चर हुआ। लेकिन इंडिया को इतना कॉन्फिडेंस कहां से आया कि जब अमेरिकन कंपनीज फाइजर और मॉडर्ना इंडिया के शर्तों पे इंडिया को ये वैक्सीन देने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, तो इंडिया के पास ये कॉन्फिडेंस आया कहां से कि ठीक है, हमें नहीं चाहिए। इंडिया ने उनको बोला ना कि हमें नहीं चाहिए। तो ये कॉन्फिडेंस कहां से आता है? ये कॉन्फिडेंस आता है कि हमारे पास एक कंपनी है भारत बायोटेक्नोलॉजी, और भारत बायोटेक्नोलॉजी ने एटेन्युएटेड वायरस का इस्तेमाल करते हुए इस वैक्सीन को बनाया। दूसरी तरफ एक दूसरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, ठीक है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसने वर्ल्ड में सबसे ज्यादा क्वांटिटी में वैक्सीन बनाए, जिसको हम कोविशील्ड कहते हैं, ठीक है। तो हमने पुरानी प्रौद्योगिकी को भी फ्रेश रखा है। उसी वजह से इंडिया मून मिशन को लेकर के टोटली इंडिपेंडेंट है।
मून मिशन में इंडिया को किसी की हेल्प नहीं मिल रही। इंडिया के पास खुद का मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, हालांकि मिसाइल डिफेंस सिस्टम में हम दूसरे कंट्रीज के साथ भी कोलैबोरेट कर रहे हैं, इजराइल के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास खुद का भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। हमारे पास आज भी हम जीपीएस का डेटा लेते हैं, लेकिन हमारे पास खुद का नेविगेशन सिस्टम भी है, राइट। उसके बाद टेक्नोलॉजी के कुछ सेक्टर का जिक्र है, और कुछ सेक्टर का जिक्र है, कुछ का नहीं है, जिससे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो कौन कौन से एरिया हैं जहां से क्वेश्चंस आते हैं और जो यहां दिया भी हुआ है? सबसे पहला इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी, ठीक है। तो आईटी और इधर कंप्यूटर है, तो इन दोनों को एक साथ आप जोड़ सकते हो, ठीक है। और इसमें जितने मॉडर्न इसके आयाम हैं, जितने मॉडर्न एस्पेक्ट हैं, उन सबको भी जोड़ लो। फॉर एग्जाम्पल 5G कम्युनिकेशन क्या है, लाइट फिडिलिटी क्या होती है, जिसको हम कहते हैं लाईफाई। वाईफाई के बाद लाईफाई है, जिससे लाइट से इंटरनेट या लोकल एरिया का कनेक्टिविटी, वायरलेस कनेक्टिविटी बन जाएगा, तो उसको हम लाईफाई कहते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है? सुपर कंप्यूटिंग क्या है? क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है? क्वांटम कंप्यूटिंग पे अभी हाल ही में प्रीलिम में क्वेश्चन आया हुआ था, तो क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है? फिर बायोलॉजिकल चिप्स क्या होते हैं, ठीक है। डीएनए चिप क्या होता है? दो तरह के डीएनए चिप होते हैं, एक जो पूरी तरह से बायोटेक्नोलॉजी में जीन को ढूंढने के लिए इस्तेमाल होता है, और एक एरिया ऑफ रिसर्च ये है जहां पर हम सोच रहे हैं कि क्या डीएनए के बेस पेयर का इस्तेमाल हम कंप्यूटेशन के लिए कर सकते हैं, तो एक रिसर्च का वो भी फील्ड है। फिर डीप न्यूरल नेटवर्क क्या होता है कंप्यूटर के फील्ड में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, वगैरह वगैरह वगैरह। क्रिप्टो क्या होती है, क्रिप्टो की टेक्नोलॉजी में ब्लॉकचेन क्या होता है, इस संदर्भ में एनएफटी क्या होती है। तो ये सब कुछ अलग से मेंशन नहीं है, लेकिन करना तो सब कुछ है, ठीक है। उसके बाद स्पेस काफी बड़ा टॉपिक है, और इंडिया वर्ल्ड के कुछ गिने चुने बड़े स्पेस पावर्स में से एक है। इंडिया में हमारे पास लॉन्च व्हीकल, जो सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए जो रॉकेट्स होते हैं, हमारे पास लॉन्च व्हीकल की टेक्नोलॉजी काफी मैच्योर टेक्नोलॉजी है, काफी मैच्योर टेक्नोलॉजी है। तो हमारे पास लॉन्च व्हीकल की काफी मैच्योर टेक्नोलॉजी है। इसी तरह से हमारे पास अलग अलग पर्पस के सैटेलाइट्स हैं, अलग अलग। फॉर एग्जाम्पल इंडिया के पास कम्युनिकेशन के लिए पूरी सीरीज ऑफ सैटेलाइट है, हमारे पास रिमोट सेंसिंग के लिए पूरी सीरीज ऑफ सैटेलाइट है, हमारे पास नेविगेशन के लिए पूरी सीरीज ऑफ सैटेलाइट है, और उसके अलावा कितने पता नहीं एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट्स हैं। तो हमारे पास रॉकेट्स अपने आप में कंप्लीट सेट है। हमें किसी भी ऑर्बिट में किसी भी सैटेलाइट को भेजने के लिए किसी भी और कंट्री की कोई जरूरत नहीं है। कोऑपरेशन करने के लिए हम लोग फ्रेंच स्पेस एजेंसी के साथ कभी कोलैबोरेट कर लेते हैं, कभी किसी स्पेस एजेंसी के साथ, लेकिन ये बस कोलैबोरेशन, हम भी उनके सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं, कभी वो सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं, बट थिंग इज कि हम वहां पे मैच्योर हैं। तो इंडिया के लॉन्च व्हीकल का प्रोग्राम क्या है, मतलब सैटेलाइट को भेजने वाले रॉकेट्स का प्रोग्राम क्या है। इसी तरह से इंडिया के सैटेलाइट्स की श्रेणियां क्या क्या हैं, सैटेलाइट्स की किस श्रेणी का इस्तेमाल क्यों होता है, इस श्रेणी की लेटेस्ट सैटेलाइट क्या है, कैसे काम करती है, वगैरह। इसके बाद इसरो के एक से बढ़कर एक आने वाले प्रोजेक्ट हैं। फॉर एग्जाम्पल अब हम मंगल ग्रह पे लैंडिंग की बात कर रहे हैं। पहले हमने मंगलयान भेजा था, जो कि एक सफल मिशन था, तो उसमें मंगल ग्रह की परिक्रमा हमने की थी, ठीक है, और परिक्रमा करते हुए काफी जानकारी इकट्ठा की थी। अब हम लोग चंद्रयान का वॉल्यूम 2 भेजे, जिसको हम चंद्रयान 2 कहते हैं, तो वो थोड़ा सा विफल रहा, ठीक है। पार्टली वो सफल भी रहा कि उसके दो मेन मॉड्यूल थे। पहला मॉड्यूल जो था उसका पर्पस था कि वो चंद्रमा की परिक्रमा करेगा, तो वो तो सफल ही रहा। जो दूसरा था उसका था कि वो चंद्रमा पे लैंड करेगा, और लैंड करने के बाद चंद्रमा की सरफेस पे वो एक छोटी सी रोबोटिक रोवर, जिसको हम कहते हैं, तो वो रोवर वो मून के सरफेस पे चलती, मून के सरफेस से डेटा इकट्ठा करके इसरो के ग्राउंड स्टेशन पे भेजती। उसका लैंडिंग नहीं हो पाया, वो डिस्ट्रॉय हो गया, और उस वजह से मिशन हाफ फेल हो गया। लेकिन जो मैं कहना चाहता हूं वो मामला ये है, और वो ये मामला है कि जब हम बात करते हैं कि मून मिशन की,
तो इंडिया अब चंद्रयान-3 रेडी कर रहा है और इसमें कोई शक ही नहीं होना चाहिए कि वो एक सफल मिशन होगा। सन की क्लोज स्टडी के लिए सन पे लैंडिंग नहीं होगी, ठीक है, वहां पे कुछ भी लैंड नहीं करता, लेकिन सन की क्लोज स्टडी के लिए एक खास ऑर्बिट में, जिसको हम कहते हैं L1 ऑर्बिट, ये थोड़ा साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है लैग्रेंजियन पॉइंट का, जब पढ़ेंगे तब हम सिस्टमेटिकली आपको बताएंगे। तो एक खास तरह की ऑर्बिट होती है, लैग्रेंजियन ऑर्बिट कहते हैं। तो वहां पर हमारा एक सैटेलाइट जाएगा जिसको हम कहते हैं आदित्य। तो और आदित्य वहां जाकर के सन की स्टडी करेगा, सन के कोरोना की, सन के बाहरी हिस्से की स्टडी करेगा। इसके अलावा हम गगनयान मिशन के लिए तैयार हैं, जहां पर भारत का अंतरिक्ष यात्री स्पेस में जाएगा। तो बहुत सारे इसरो के आने वाले प्रोजेक्ट हैं जिस पर इसरो काफी काम कर रहा है और हम उससे बहुत दूर नहीं हैं उन प्रोजेक्ट के लॉन्च होने से। तो अंतरिक्ष का सेक्टर है। फिर रोबोट तो अब बहुत सारी चीजों में ऑलरेडी डे टू डे ऑपरेशन के हिस्सा बन गए हैं। हमारे घरों में नहीं बने हो मान लिया, लेकिन ऐसे रोबोट्स जो हैं, तो इंडिया में कोई भी बाइक, कोई भी कार की फैक्ट्री रोबोटिक फैक्ट्री है। वहां पे गाड़ियों की जो असेंबली होती है वो रोबोटिकली होती है। इंडिया में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट की जो असेंबली होती है, चाहे वो मोबाइल फोन हो या लैपटॉप हो या टीवी हो, वो रोबोटिक असेंबली होती है, मैनुअल असेंबली नहीं होती है। तो रोबोटिक्स का फील्ड रोबोट्स को स्टडी करता है, रोबोट्स के नए टाइप्स को डेवलप करता है। तो ये रोबोटिक्स का फील्ड है। फिर नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी चीज जो 1 से लेकर के 100 नैनोमीटर के साइज के रेंज में हो, उसका कोई एक डायमेंशन 1 से 100 नैनोमीटर के बीच हो, तो वो नैनो मटेरियल होता है। उसकी लंबाई हो सकती है 1 से 100 नैनोमीटर के बीच में, उसकी चौड़ाई हो सकती है, या उसकी थिकनेस हो सकती है 1 से 100 नैनोमीटर के बीच में। अगर आपको मैं बोलूं कि 1 नैनोमीटर कितना होता है, तो 1 मीटर का 100 करोड़वां हिस्सा 1 नैनोमीटर होता है। 1/10⁹ को हम नैनो कहते हैं, और 10⁹ होता है 100 करोड़। तो 1 मीटर का 100 करोड़वां हिस्सा नैनो होता है। और उस लेवल के मटेरियल के डेवलपमेंट को और उस मटेरियल के एप्लीकेशन को हम नैनो टेक्नोलॉजी में करते हैं। और ऐसे बहुत सारे मटेरियल हैं जो आपके और हमारे डे टू डे लाइफ में अब शामिल हो चुके हैं, जो नॉर्मल से काफी ड्यूरेबल होते हैं, नॉर्मल से लाइट हो सकते हैं, नॉर्मल से स्ट्रांग हो सकते हैं, वगैरह। पढ़ेंगे, इंटरेस्टिंग है। फिर बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी, डन। तो जो बायोटेक्नोलॉजी का फील्ड है वो अगेन बहुत ही हैपनिंग फील्ड है, बहुत कुछ हो रहा है। बायोटेक्नोलॉजी का फील्ड नहीं होता तो आज तक हम कोरोना वायरस से स्ट्रगल ही कर रहे होते। बायोटेक्नोलॉजी था कि आनन फानन में वैक्सीन्स बने और दुनिया की इतनी बड़ी आबादी वैक्सीनेट हुई और कोरोना वायरस डिजीज पर काफी हद तक, या कह लो कि लगभग पूरी तरह से हमने विजय प्राप्त की है। तो वो कैसे हुआ? वो हुआ है बायोटेक्नोलॉजी से। और बहुत कुछ चल रहा है बायोटेक्नोलॉजी में, सिर्फ ट्रांसजेनिक प्लांट, ट्रांसजेनिक एनिमल वगैरह नहीं है, बहुत बहुत कुछ चल रहा है बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में। क्रिस्पर आपको पता होगा, 3 पेरेंट बेबी कभी पढ़ा होगा, पेपर में नहीं पढ़ा होगा तो सुन के कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है। 3 पेरेंट बेबी, एक बच्चा जिसमें 3 पेरेंट्स के जेनेटिक गुण हैं। कैसे देखेंगे, और इंटरेस्टिंग है, राइट। उसके बाद इन चीजों से लेकर के जो पेटेंट की जो सिचुएशन उत्पन्न होती है, ठीक है, बौद्धिक संपदा अधिकार का मतलब होता है पेटेंट, कॉपीराइट वगैरह मेन बौद्धिक संपदा के अधिकार होते हैं। तो जब भी कोई टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होती है तो उसके पेटेंट की क्या स्थिति होती है, क्योंकि जब तक आपके पास पेटेंट नहीं होगा तब तक उसका कमर्शियल बेनिफिट आप नहीं गेन कर पाएंगे। तो पेटेंट वगैरह उस लिहाज से इंपॉर्टेंट हो जाता है।
तो पेटेंट भी हमारे चैप्टर में पढ़ना है और मैं ही पढ़ाऊंगा काफी अच्छे से। और सिर्फ पेटेंट नहीं है, एक्चुअली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की बात करें तो पेटेंट आता है, कॉपीराइट आती है, ट्रेड सीक्रेट आता है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन आता है, और भी कुछ आती है, ठीक है ना। तो वो सब हम लोग देखेंगे यहाँ पे। इसके बाद क्या है कि कुछ हिडन टॉपिक्स भी हैं, ठीक है। मेनली जो एक दो सबसे बड़े हिडन टॉपिक्स हैं, एक है ऊर्जा, एनर्जी, राइट, जिसमें कि हम पढ़ते हैं परमाणु ऊर्जा, गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत और भविष्य की दिशाएं। तो ऊर्जा के फील्ड में सबसे पहले तो हम ट्रेडिशनल पढ़ लेंगे कि ट्रेडिशनली हम कैसे फॉसिल फ्यूल पर अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं, ठीक है, कोल, पेट्रोलियम वगैरह पे। लेकिन परमाणु ऊर्जा और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत और भविष्य का डायरेक्शन क्या है, वो भी हम लोग देख लेंगे। तो ये एक पार्ट है जो हमारे सिलेबस में मेंशन नहीं है, क्वेश्चन आते हैं, आते रहेंगे और हमें करना पड़ेगा। दूसरा एक टॉपिक है जो कि है पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ में हम उन डिजीजेस की बात करते हैं जो काफी लोगों को अफेक्ट करती हैं, चाहे वो इंडिया में टीबी की सिचुएशन हो, ट्यूबरकुलोसिस, या वो एड्स की समस्या हो, या फिर वो कोरोना वायरस जैसी डिजीज हो, या वो ऐसी डिजीज जैसे डेंगू जो हर साल लौट के आता है, जिसको लोग डेंगू बोलते हैं, उसका सही प्रोनाउंसिएशन डेंगी है, चिकुनगुनिया, जैपनीज एंसेफेलाइटिस। तो ये सब बीमारियां क्या होती हैं, कैसे फैलती हैं, और इनको हम कैसे कंट्रोल करते हैं। फिर इंडिया का वैक्सीनेशन प्रोग्राम क्या है, फिर कैसे बैक्टीरिया जो जीवाणु होते हैं वो एंटीबायोटिक के प्रति धीरे धीरे वो रेजिस्टेंट हो रहे हैं, कहने का मतलब कि उनके ऊपर एंटीबायोटिक काम नहीं कर रही है। तो वो क्या मैकेनिज्म होता है और कितनी बड़ी वो पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है हमारे कंट्री में, और हमारे कंट्री में उसको लेकर के किया क्या जा रहा है। तो इस तरह की बातों को हम लोग जन स्वास्थ्य में पढ़ेंगे। क्या हो गया? अभी नहीं। इसके बाद रक्षा प्रौद्योगिकी, डिफेंस टेक्नोलॉजी की क्या क्या मेजर मिसाइल हैं, नाभिकीय अस्त्र कैसे काम करते हैं, मिसाइल डिफेंस सिस्टम क्या है, ये सारी चीजें। लेकिन हाँ, अब टैंक, हेलीकॉप्टर और सबमरीन के लेवल पे तो क्वेश्चन नहीं आते। हालांकि हम लोग सबमरीन करेंगे क्योंकि इंडिया के पास अब न्यूक्लियर सबमरीन भी है, तो सबमरीन करेंगे। तो ये हो गया हमारा रक्षा प्रौद्योगिकी का फील्ड। और एक और चीज है जो नहीं लिखा हुआ, तो तीन चीजें तो हम लोगों ने देख ली। ऊर्जा नहीं लिखी हुई थी, करना है। जन स्वास्थ्य नहीं लिखा हुआ था, करना है। रक्षा प्रौद्योगिकी नहीं लिखी हुई, लेकिन करना है। और इसके अलावा हमें करना है इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का क्या मतलब होता है? जो नए प्रौद्योगिक आयाम हैं जिसकी कोई चर्चा कभी नहीं हुई थी और आज की डेट में वो बड़ी मेन स्ट्रीम टेक्नोलॉजी है। जैसे कि अगर हम बात कर लें तो हमारा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है ना। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर ही क्रिप्टो बेस्ड है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे ही एनएफटी बेस्ड है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है। ड्राइवरलेस कार, वो क्या है? इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है। ब्रेन में एक सेंसर चिप लगाने की बात क्या हो रही है, तो वो क्या? इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है। तो बहुत सारी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के फील्ड हैं जिनको हमें कवर करना होगा। हाइपर लूप एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, ट्रांसपोर्ट की एक बहुत ही क्रांतिकारी कह लो कि क्रांतिकारी प्रौद्योगिकी है जिसको हाइपर लूप कहते हैं। तो वो सब भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी भी हमें करना होगा। तो सिलेबस +4, ठीक है। 4 में ऊर्जा, स्वास्थ्य, जन स्वास्थ्य मेनली, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी और रक्षा टेक्नोलॉजी। ये है आपका
सिलेबस। जब आप इतना करके जाएंगे तब आप समझिए कि आप तैयार हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए, और इतना ही सिलेबस प्रीलिम का भी है। यही सिलेबस जब आप अच्छे से करके जाएंगे तो आप प्रीलिम में भी अपने आप को कंफर्टेबल पाएंगे। और बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी में काफी समय देंगे, आराम से एक से बढ़कर एक एग्जाम्पल पढ़ेंगे, तब जाकर के आपको समझ में आएगा कि अच्छा ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है। और पीटी में जब डीप वाले क्वेश्चन आते हैं और जिसके लिए फिर बच्चे परेशान होते कि इसका आंसर कहाँ मिलेगा, तो वो सब हम लोग क्लास में कवर कर रहे होंगे। डन। नाउ अब हम आ जाते हैं, एक मिनट, अब हम लोग आ जाते हैं हाउ टू स्टडी पे, कि पढ़ना कैसे है। राइट। तो पढ़ना कैसे है, अब चूंकि आप लोग हमारे बैच 2 के स्टूडेंट ऑलरेडी हैं, तो मैं बहुत सिंपल रखूंगा कि आपको पढ़ना कैसे है। 3 लेवल पे इस चीज को पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले बेसिक, दूसरा क्लास, न्यूज़पेपर, या अगर न्यूज़पेपर डेली नहीं भी पढ़ रहे हैं तो करंट। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जब आप लोग इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं तो आपके लिए बस ये एक सिंपल 3 स्टेप प्रोसेस है, ठीक है। मेरी क्लास शुरू होने के पहले आप सारे लोग बेसिक को बहुत अच्छे से कर लीजिए। बेसिक से मेरा मतलब है कि 9th और 10th की साइंस की बुक उठाइए और पढ़ डालिए पूरी। अब इसके पहले कि आप मुझसे पूछें कि सर और कोई बुक पढ़नी है, सर किसी कोचिंग का मटेरियल पढ़ लें, सर ये मटेरियल पढ़ लें, वो मटेरियल पढ़ लें, हर चीज का जवाब है नहीं नहीं नहीं। सिर्फ और सिर्फ 9th एंड 10th की एनसीईआरटी साइंस आपको पढ़ी होनी चाहिए। क्यों पढ़ी होनी चाहिए? क्योंकि जो साइंटिफिक बेसिक्स है, जिसके बेसिस पे आप किसी भी टॉपिक को समझेंगे, चाहे वो नैनो टेक्नोलॉजी हो या स्पेस हो या कुछ भी हो, जब आप 9th-10th की साइंस पढ़ के आएंगे तो हर चीज का साइंटिफिक बेसिस जब मैं बताऊंगा तो आपको समझ में आएगी। इसलिए आपको जरूरी है कि आप बेसिक्स क्लियर करके आए। किसी भी कोचिंग का कोई भी मटेरियल आपको नहीं चाहिए। नंबर 1, आपको किसी भी, ठीक है, बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिविल सर्विस के फील्ड में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एक भी अच्छी किताब नहीं लिखी हुई है, एक भी अच्छी किताब नहीं लिखी हुई है। किसी का नाम नहीं लेना चाहते हैं, और इसी रीजन से अब मैं किताब लिख रहा हूं, इसी रीजन से, जो मोस्ट लाइकली दिसंबर तक आएगी मार्केट में पब्लिश होकर के। लेकिन यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है ना? ये समझ रहे हो कि एनसीईआरटी छोड़कर कुछ नहीं पढ़नी है। एनसीईआरटी के बाद जो कुछ भी पढ़ना है हम लोग करेंगे क्लास में। क्लास में मैं क्या करता हूं कि बोर्ड पे स्टडी होती है, ठीक है, या कभी कभी प्रेजेंटेशन होता है। या तो बोर्ड पे स्टडी होगी या प्रेजेंटेशन होगा, डिपेंड करता है टॉपिक टॉपिक पे। ऐसा नहीं है कि सारा टॉपिक हम लोग बोर्ड पे ही करेंगे या प्रेजेंटेशन पे करेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन जो भी करेंगे वो आपके साथ शेयर करेंगे। प्लस क्या है कि जहां भी जरूरत होगी वहां पे डिक्टेशन भी दे देंगे ताकि आप लोग उसको लिख लें। जहां भी जरूरत होगी डिक्टेशन दे देंगे। प्लस जहां भी जरूरत होगी हम आपको उसका मटेरियल भी दे देंगे। लेकिन हमारी कोशिश होगी क्या कि बोर्ड वर्क और डिक्टेशन के बाद आपको उस टॉपिक पे कुछ भी और ना पढ़ना हो। लेकिन बहुत सारी चीजें होती है, इतनी फैक्चुअल होती है कि मैं लिखवाऊं तो उससे आपका टाइम वेस्ट होगा। तो वो सारी चीजें जो हैं मैं आपको मटेरियल के फॉर्म में दे दूंगा, सो दैट कि आप उसको पढ़ लेंगे। और जिस दिन आपकी साइंस एंड टेक की क्लास शुरू होगी, जिस दिन शुरू होगी, उस दिन से आप मेरे गाइड किए के हिसाब से न्यूज़पेपर आप डेली पढ़ेंगे। न्यूज़पेपर से क्या निकालना है वो मैं आपको समझा दूंगा एक दिन, कैसे निकालना है वो समझा दूंगा।
लेकिन उस दिन से साइंस एंड टेक के लिए, उसके अपडेशन के लिए आप न्यूज़पेपर पे काम करना शुरू कर देंगे। ठीक है, ये एकदम एसेंशियल है आपके लिए। डन। और आपको कुछ भी नहीं चाहिए, नथिंग एल्स। अगर मैं ये कह रहा हूं तो बहुत ज्यादा जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, और आपको कुछ नहीं चाहिए का मतलब है कुछ नहीं चाहिए। और बावजूद इसके जब आप पीटी में बैठेंगे और अगर 7 क्वेश्चन आएंगे तो 5 क्वेश्चन आपके रेंज में रहेंगे, 10 क्वेश्चन आएंगे तो 7 से 8 क्वेश्चन आपके रेंज में रहेंगे, और जब मेंस में बैठेंगे तो जो 2 क्वेश्चन आएंगे आपको पता होगा कि क्या लिखना है। मतलब कोई भी मेजर टॉपिक तो छूटेगा ही नहीं, और क्वेश्चन हमेशा ही मेजर टॉपिक से आते हैं, तो वो कोई परेशानी नहीं होगी। देर इज नो फोर्थ मटीरियल। तो आप में से बहुत लोग जो चैट पर अभी तक पूछ रहे थे कि सर कौन सी किताब पढ़नी है, क्या नहीं पढ़नी है, तो बस एनसीईआरटी 9-10 पढ़कर मेरी क्लास में आकर के बैठ जाना। क्लास का शेड्यूल जल्दी ही तय हो जाएगा और वो आपके ऐप पे अपलोड हो जाएगा, पोर्टल पे। ठीक है ना? लेकिन कुछ और नहीं करना, और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ क्लास पे रिलाई करना। अगर ये सवाल किसी के मन में आ रहा है कि सर पूरी तरह से क्लास पर रिलाई कर सकते हैं, तो कोई और तरीका ही नहीं है। आधे तरीके से क्लास पर रिलाई करना क्या होता है? अगर अपनी तैयारी को बर्बाद करना है तो क्लास के साथ साथ 5-6 मटेरियल खोल लेना। ना क्लास की चीजें समझ में आएंगी, ना मटेरियल की चीजें समझ में आएंगी, और लास्ट में एग्जाम का क्वेश्चन भी नहीं समझ में आएगा। इसलिए साफ और सुंदर बात यही है कि अगर मैंने बोल दिया कि क्लास के अलावा कुछ और नहीं करना, तो नहीं करना है। अगर कुछ और जोड़ने की जरूरत होगी तो वो मेरे मटेरियल में शामिल होगा। अदरवाइज बोर्ड वर्क और डिक्टेशन से हम एक एक टॉपिक के एक एक पॉइंट को हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, और बोर्ड वर्क जो भी होगा वो आपके साथ शेयर रहेगा। अब सवाल उठता है न्यूज़पेपर का क्या करना है। आप में से बहुत लोग पूछना शुरू कर चुके हैं कि न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ना है वगैरह वगैरह। देखिए, जो बेस्ट है वो तो द हिंदू है, लेकिन ऑब्वियसली अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो द हिंदू के साथ बहुत आसानी से आप कंफर्टेबल नहीं होंगे। जो इंग्लिश मीडियम के भी बच्चे हैं उनको भी द हिंदू पढ़ने में थोड़ा सा एफर्ट लगता है, तो हिंदी में द हिंदू को मास्टर करने में थोड़ा सा से ज़्यादा एफर्ट लगेगा। तो पॉइंट नंबर 1 कि अगर आप द हिंदू से सहज नहीं हैं तो मत कीजिए, लेकिन हमारे ही ऐप पे जो डेली करंट अफेयर की क्लासेस होती हैं उनको आप करते रहिए, सो दैट कि उसमें हिंदू से कंटेंट निकाला हुआ रहता है, सो दैट कि द हिंदू में जो मेन चीज़ें हैं वो चीज़ आपको मिलती रहें। करंट अफेयर का अलग से जो कंपाइलेशन है जो यहाँ से अवेलेबल हो रहा है वो आप करें। और फिर एक मैगजीन है जो कि आपको करना चाहिए, और उस मैगजीन का नाम है साइंस रिपोर्टर। अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं तो साइंस रिपोर्टर, और इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है तो उसी मैगजीन की हिंदी मैगजीन भी आती है जिसका नाम है विज्ञान प्रगति। अगर आप पिछले 2 साल की मैगजीन देखेंगे तो आपको पीटी के आधे से ज्यादा क्वेश्चन वहां पे मिल जाएंगे, ये सच है। और मेंस के भी बहुत सारे क्वेश्चन साइंस रिपोर्टर में मिल जाएंगे अगर आप 2 साल लगातार पढ़ते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैगजीन है। तो साइंस रिपोर्टर आज से लेना शुरू कर दीजिए। मेरी क्लासेस बाद में शुरू होंगी, बट यू हैव टू टेक साइंस रिपोर्टर फ्रॉम टुडे। महीने में एक ही आती है, पतली सी मैगजीन है, बहुत इंटरेस्टिंग मैगजीन है, और इन्वायरमेंट में भी हेल्प करेगा और साइंस टेक में भी हेल्प करेगा। और दूसरा, आप न्यूज़पेपर अगर पढ़ सकते हैं तो पढ़ें, नहीं पढ़ सकते हैं तो यहां से जो कंपाइलेशन मिल रहा है उसको आप पढ़ेंगे। अब हम आ जाते हैं लास्ट वाले पॉइंट पर कि मेरा अप्रोच क्या रहेगा। ठीक है, माई अप्रोच। तो हम लोग 5 लेवल पे काम करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप बेसिक्स पढ़ के आएंगे। ठीक है, सबसे पहली जो जिम्मेदारी है आपकी वो है कि बेसिक्स को पढ़ के आना है। एक मिनट रुकिए। हाँ, सबसे पहले है कि आप बेसिक्स को पढ़ के आएंगे। क्योंकि मेरी क्लासेस को शुरू होने में कम से कम अभी 1.5-2 महीने का वक्त है, तो आप जो है आराम से एनसीईआरटी 9th और 10th पढ़ लें।
9th प्लस 10th आप पढ़ लें। दूसरा क्या है, सारे के सारे क्लास को आप करेंगे। अगर आप लाइव कर रहे हैं तो लाइव जरूर कीजिए, अगर नहीं कर सकते हैं तो रिकॉर्डिंग कीजिए, लेकिन हर रोज जिस दिन क्लास लग रही है उस दिन आपको क्लास में आना ही आना है, उसका कोई विकल्प नहीं है, आना ही है। डन। तो ये पॉइंट हो गई, क्लास आपको अटेंड करना है। जब आप क्लास अटेंड करेंगे तो आप साथ में नोट्स बनाते चलेंगे। क्लास नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उसमें इतनी सारी चीजें आएंगी कि आपके एग्जाम की आधी से ज्यादा जरूरतें हम मेरे क्लास नोट से पूरी हो जाएंगी। क्लास नोट्स के बाद मैं आपके साथ बोर्ड पे जो भी काम करूंगा, बोर्ड वर्क शेयर करूंगा, प्लस अगर कोई एक्स्ट्रा पीडीएफ है तो वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। ये लेवल 2 है। लेकिन लेवल 2 पर आपको लेवल 3 पे क्या करना है कि लेवल 3 पे हर चीज को कंसोलिडेट करके एक नोट्स बनाना है। ये 3 सोर्स है, 1 2 3, कंसोलिडेट करके इसको 1 नोट बनाना है, सो दैट कि जब आप एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं तो आपके पास एक ही सोर्स है और वही एकमात्र सोर्स आपको पढ़ना है और कोई सोर्स नहीं पढ़ना। तो क्या होगा कि कंसोलिडेशन के दौरान आप इस मटेरियल के साथ बहुत मेहनत के साथ काम करेंगे, तभी कंसोलिडेट हो पाएगा, और उस मेहनत के वजह से ये रिवाइज हो जाएगा ये एरिया। तो इसलिए आपको कंसोलिडेट जरूर से करना है। नंबर 4 ये है कि तब आप इस इंफॉर्मेशन के आधार पे क्वेश्चन एंड आंसर शुरू करेंगे, प्रीलिम के लिए और मेंस के लिए। और तब आप रिवाइज करेंगे, और मजाक नहीं कर रहा हूं, कम से कम 4 बार आप रिवाइज करेंगे, तब जाके आप यूपीएससी में कुछ भी आंसर लिखने के काबिल होते हैं। अगर 4 से कम रिवाइज किया तो आप यूपीएससी की तैयारी ही नहीं कर रहे हैं और एग्जाम में कुछ याद नहीं आएगा। तो 4, कई लोग 5-6 बार भी रिवाइज करते हैं, तो आपको वो रिवाइज करना होगा। ठीक है, तो ये तरीका होगा हमारे पढ़ने का। इसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहिए। मैं हमेशा उम्मीद करता हूं कि जिसको एग्जाम देना है उसको टीचर से ज्यादा तत्पर रहना पड़ेगा, उसको टीचर से ज्यादा तेज रहना पड़ेगा। टीचर को प्रेशर महसूस होना चाहिए अपने स्टूडेंट से कि अरे ये स्टूडेंट तो मेरे बोलने, मैंने खत्म किया और इसने लिख लिया, मुझे तेज बोलना पड़ेगा, ना कि इसका उल्टा होना चाहिए। जिस दिन आपको यह बोलने की जरूरत पड़ गई कि सर थोड़ा धीरे बोलिए, समझ जाएगा कि धीरे टीचर नहीं बोल रहा है, धीरे आपकी प्रगति हो रही है। ठीक है, आप बोलेंगे टीचर को कि धीरे बोलिए, धीरे आपकी प्रगति हो रही है। आप टीचर को बोलेंगे रिपीट कीजिए, इसका मतलब है कि आप जो काम 1 मिनट में करते अब आप 2 मिनट में करेंगे, जो काम 1 साल में करते वो 2 साल में करेंगे। आपके स्पीड से टीचर को टेंशन में होना चाहिए, इसका उल्टा कभी नहीं होना चाहिए। अपनी प्रिपरेशन में ये गांठ डाल करके याद रखिएगा। 20 साल से और 2000 से ज्यादा बच्चों को एकेडमी में भेज करके मैंने यही सीखा है कि जो सबसे बड़ा डिफरेंशिएटर होता है वो टीचर नहीं होता, जो टीचर के सामने स्टूडेंट बैठे होते हैं वो होता है। एक ही टीचर हजारों बच्चों को पढ़ाता है। ऐसा क्यों होता है कि 10 लोगों का सिलेक्शन होता है और 990 लोगों का सिलेक्शन नहीं होता है? ठीक है, तो ये वो बच्चे होते हैं जिनके अंदर डिटर्मिनेशन होती है, इंटेलिजेंट नहीं होते हैं, डिटर्मिनेशन होती है कि जो मुझे मिल रहा है उसका बेस्ट यूज करना है और उस बेस्ट यूज करते हुए अपनी जगह क्रिएट करनी है। जगह मिलती नहीं है, क्रिएट करनी पड़ती है। अगर क्रिएट करने के लिए तैयार हैं तो बहुत मजा आएगा इस जर्नी में। तो बस आज के लिए मोटे तौर पे इतना ही, इससे ज्यादा आपको बोझिल नहीं करूंगा। लेकिन आई होप कि इस एरिया से आपका परिचय हो गया, आप और मुझसे भी परिचय हो गया इसी बातचीत के दौरान। तो हम दोनों का परिचय हो गया। अब थोड़े दिनों के बाद मैं एनवायरमेंट का भी एक ओरिएंटेशन लेकर आऊंगा, तो हम दोनों का परिचय हो गया, इस एरिया से आपका परिचय हो गया। और अब जब क्लास शुरू होगी तब आप लोगों से मिलना होगा। उसके पहले हाँ, एनवायरमेंट के सेशन के दौरान भी हम लोगों का मिलना रहेगा। तो चलिए, अब आप लोग अपना ध्यान रखिए एंड आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये सेशन। आई विल सी यू अराउंड। गुड बाय।